नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। चेहरे सा उजाला होने दे। दोस्तों, सुरों के सरताज शहंशाह तरन्नुम रफ़ी साहब की आवाज़ में यह गीत 1966 में आई फिल्म सावन की घटा का है। इस फिल्म में एक और गीत है जो महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में है। मेरी जान तुम सदके एहसान। दोनों ही गीतों को मनोज कुमार पर फिल्माया गया है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब मनोज कुमार साहब के लिए रफ़ी साहब गा ही रहे थे, तो फिर इस फिल्म में महेंद्र कपूर साहब से मनोज कुमार के लिए गाना क्यों गवाया गया? दरअसल इन दोनों गीतों के पीछे एक दिलचस्प कहानी है और इस कहानी के किरदार हैं सुर सम्राट मोहम्मद रफ़ी साहब और संगीतकार ओपी नैयर साहब। मुंबई के तारदेव फिल्म स्टूडियो में जिस दिन फिल्म सावन की घटा के गीत मेरी जान तुझ पे सदके की रिकॉर्डिंग होनी थी, उसी दिन रफ़ी साहब को स्टूडियो पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। ओपी नैयर साहब ने देरी का कारण पूछा तो रफ़ी साहब ने बताया कि वह शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में फंस गए थे, इसलिए उन्हें पहुंचने में देर हो गई। ये सुनकर ओपी नैयर साहब ने तुनक्कर जवाब दिया कि आपके पास शंकर जयकिशन जी के लिए समय है और ओपी नैयर के लिए नहीं। आज के बाद ओपी नैयर के पास रफ़ी के लिए समय नहीं होगा। इसके बाद ओपी नैयर साहब ने ना सिर्फ रफ़ी साहब को गाना गाने से रोक दिया, बल्कि उनके साथ आगे काम करने से भी इनकार कर दिया और फिर इस गीत को महेंद्र कपूर साहब से गवाया गया। इस चांद की जरूरत नहीं मैं। दोस्तों, आज हम फिल्म सावन की घटा के इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी साहब और ओपी नैयर साहब के बीच हुए मनमुटाव का किस्सा आपसे शेयर करने जा रहे हैं। क्या ओपी नैयर साहब रफ़ी साहब के मुंह से शंकर जयकिशन का नाम सुनकर या उनके देर से आने से भड़क गए थे, या फिर उनके नाराज़ होने की कोई और वजह भी थी? और इस बीच हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि कैसे रफ़ी साहब नए संगीतकारों को हमेशा प्रोत्साहित करते थे और सही मायने में रफ़ी साहब को नए संगीतकारों के हुनर की कद्र थी, जिसके कारण मार्केट में जमे हुए बड़े बड़े संगीतकारों के पैर उखड़ जाते थे। आपके हसीन रुख आज नया नूर आंखों में इशारा हो गया। बैठे बैठे जीने का आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें है तुम पे आशिक, हम भला मानो बुरा मानो। मैंने मेरी जान मोहब्बत की। एक से बढ़कर एक मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए हुए इन गीतों को ओपी नैयर साहब ने संगीत से सजाया है। दरअसल 1960 के दौर को भारतीय फिल्म संगीत का स्वर्ण काल माना जाता है और इस दौर में दो ही सबसे बड़े संगीतकार माने जाते थे, ओपी नैयर साहब और शंकर जयकिशन साहब। ओपी नैयर साहब का जलवा अपने चरम पर था तो शंकर जयकिशन जी का हुनर भी पूरे शबाब पर था। जिया जिया कुछ बोल दो, न करो तुम सज धज कर ईमान की नींद। इन दोनों ही संगीतकारों में गला काट प्रतिस्पर्धा थी। किसी साल ओपी नैयर साहब के गाने हिट होते तो किसी वर्ष शंकर जयकिशन जी विजेता बन जाते और इन संगीतकारों के पास अपनी रचना को लोकप्रिय बनाने का जरिया था मोहम्मद रफ़ी साहब की जादुई आवाज़। ऐसा लगता था कि इन संगीतकारों का कंपटीशन इस बात को लेकर ही है कि कौन रफ़ी साहब की आवाज़ और उनके गाने के अंदाज का बेहतरीन इस्तेमाल कर पाता है। पानियाँ ये मस्त मस्त बिन के जलाती चल, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है। दोनों ही संगीतकार एक दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहते थे। जब ओपी नैयर साहब फिल्म सावन की घटा के गानों की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उस समय शंकर जयकिशन के संगीत की तूती बोल रही थी, तो अपने प्रतिद्वंदी के कारण रफ़ी साहब का देर से स्टूडियो पहुंचना उन्हें खल गया। लेकिन केवल इतनी छोटी सी बात से ही वो रफ़ी साहब से लंबे समय तक नाराज नहीं रह सकते थे और इनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते थे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे और डंके की चोट पर मानते भी थे कि रफ़ी साहब के कारण ही उनका अर्थात ओपी नैयर का वजूद बन सका है। वो तो रफ़ी साहब के बिना किसी संगीत की कल्पना भी नहीं कर सकते थे और ऐसे में सिर्फ रफ़ी साहब के देर से पहुंचने और शंकर जयकिशन का नाम लेने मात्र से ओपी नैयर साहब आपे से बाहर नहीं हो सकते थे। निश्चित रूप से इसके पीछे कोई और बड़ा कारण था। चमन के फूल
कहे हमें क्या जो हर सू उजाले हुए हैं। रफ़ी साहब के गाए हुए ये दोनों गाने 1963 में आई फिल्म शिकारी और 1965 में आई फिल्म नमस्ते जी के हैं। इन दोनों गानों के म्यूज़िक डायरेक्टर थे संगीतकार जीएस कोहली। जीएस कोहली म्यूज़िक डायरेक्टर बनने से पहले ओपी नैयर साहब के म्यूज़िक अरेंजर थे और रफ़ी साहब ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वो स्वतंत्र रूप से म्यूज़िक डायरेक्टर का काम शुरू करें और उन्हें ये भी भरोसा दिलाया कि जब तक उनका काम जम नहीं जाता तब तक रफ़ी साहब उनके लिए फ्री में गाएंगे। इसके बाद जीएस कोहली साहब ने ओपी नैयर साहब के अंडर में काम करना छोड़ दिया और खुद म्यूज़िक डायरेक्शन की कमान संभाली। फिल्म शिकारी और नमस्ते जी में उन्होंने रफ़ी साहब के लिए जो कमाल का संगीत तैयार किया वो सबके सामने था और सब वाह वाह कर उठे। के फूल भी तुझको गुलाब कहते हमें क्या जो हर सू उजाले हुए हैं। रफ़ी साहब के प्रोत्साहन से बॉलीवुड को जीएस कोहली के रूप में एक नया संगीतकार मिला, लेकिन ओपी नैयर साहब का एक सहयोगी कम हो गया था। इतना ही नहीं, जिस उषा खन्ना को ओपी नैयर साहब ने शशाधर मुखर्जी से मिलवाकर फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलवाया था, रफ़ी साहब के प्रोत्साहन से वो उषा खन्ना भी अब म्यूज़िक डायरेक्टर बन गई थी और रफ़ी साहब के गानों के लिए ऐसा बेहतरीन संगीत बना रही थी कि उसको युगों युगों तक याद किया जाने वाला था। दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल लेने वालों प्यार हो तो कह दो यस, प्यार नहीं तो दोनों, प्यार हो तो कह दो यस। हम और तुम और ये हमारा क्या नशा। उषा खन्ना की संगीत निर्देशन का बॉलीवुड में ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा था कि लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि यह संगीत उषा खन्ना का है। सब यही समझते थे कि इस फिल्म में भी संगीतकार ओपी नैयर साहब ने संगीत दिया है। ओपी नैयर साहब पहले ही संगीतकार शंकर जयकिशन के साथ कंपटीशन से जूझ रहे थे। इधर रफ़ी साहब ने जीएस कोहली और उषा खन्ना के रूप में उनकी मुसीबत और बढ़ा दी थी। नैयर साहब रफ़ी साहब की दिलो जान से इज्जत करते थे, लेकिन नए संगीतकार बनाने के रफ़ी साहब के इस अभियान से वह परेशान थे और अंदर ही अंदर झुंझला रहे थे। नैयर साहब का यही गुस्सा था जो फिल्म सावन की घटा के गीत मेरी जान तुझके सदके की रिकॉर्डिंग के समय बाहर आ गया था। उन्होंने रफ़ी साहब को गाने से रोक दिया और अपने साथ काम करने से भी इनकार कर दिया, लेकिन रफ़ी साहब की कमी उन्हें हमेशा खलती रही। जानकार बताते हैं कि जब रफ़ी साहब के स्थान पर महेंद्र कपूर साहब रिकॉर्डिंग करने के लिए आए तो नैयर साहब ने इतने टेक लिए कि महेंद्र कपूर साहब भी परेशान हो गए। जानकार बताते हैं कि नैयर साहब महेंद्र कपूर साहब पर खुलेआम चीखने लगते थे और कहते थे कि ये क्या गा रहे हैं आप, मोहम्मद रफ़ी साहब को नहीं सुनते हैं क्या, उनके जैसा गाइए। हालांकि महेंद्र कपूर साहब ने भरसक कोशिश की, लेकिन जब दर्शकों ने फिल्म सावन की घटा में मनोज कुमार पर फिल्माए गए गीत में महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ सुनी और दूसरे गीत में रफ़ी साहब का अंदाज़े बयां देखा तो उन्हें इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क लगा। को हटा ले चेहरे से मेरी जान तुम पे सिर्फ एहसान। रफ़ी साहब ने ओपी नैयर साहब के असिस्टेंट जीएस कोहली और उषा खन्ना को ही इंडिपेंडेंट संगीतकार नहीं बनाया, बल्कि कल्याण जी आनंद जी के साथ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लक्ष्मीकांत को भी उन्होंने प्रोत्साहित करके इंडिपेंडेंट म्यूज़िक डायरेक्टर बनाया। फिल्म पारसमणि और दोस्ती में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफ़ी साहब के गानों के लिए जो संगीत कंपोज किया, उस संगीत ने इतिहास रच दिया और कालजयी संगीत बनकर सामने आया। वो जब याद आए बहुत याद जाऊंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। इसी तरह फिल्म ताजमहल और फिल्म बरसात की रात में रफ़ी साहब के गानों के लिए कमाल का संगीत तैयार करने वाले संगीतकार रोशन भी रफ़ी साहब के इस नए नए संगीतकार को पैदा करने के अभियान से दुखी थे। रोशन साहब के असिस्टेंट म्यूजिशियन थे सोनी कोमी साहब। जब वो गाने की रिकॉर्डिंग से पहले तमाम असिस्टेंट या म्यूज़िक अरेंजर की तरह रफ़ी साहब के साथ सिटिंग करते और गाने की बारीकियों पर चर्चा करते तो रफ़ी साहब उनसे बहुत प्रोत्साहित होते थे और उन्होंने सोनी कोमी जी को भी स्वतंत्र संगीतकार बनने की प्रेरणा दी और उन्हें भी वही भरोसा दिया जो वो दूसरों को देते थे कि आप अपना अलग काम शुरू कीजिए, शुरुआत में मैं आपके लिए फ्री में गाना गा दूंगा। और जब सोनी कोमी जी संगीतकार रोशन से अलग होकर खुद स्वतंत्र संगीत निर्देशक बन गए और जब फिल्म दिल ने फिर याद किया है में रफ़ी साहब के गानों के लिए उन्होंने संगीत तैयार किया तो उनके संगीत को सुनकर बड़े बड़े संगीतकार हैरान हो गए।
लो चेहरा सुर्ख शराब हुआ, आपने फिर याद किया बर्फ सी लहर। इस तरह से रफ़ी साहब ने बड़े संगीतकारों का एकाधिकार समाप्त करके फिल्मी दुनिया में नए नए संगीतकारों का अपना हुनर और अपना जौहर दिखाने का मौका दिया, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए बड़े संगीतकार रफ़ी साहब से नाराज़ तो हुए, लेकिन रफ़ी साहब ने बाद में सबके साथ अच्छे रिश्ते बना लिए। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर किसी रोचक कहानी के साथ हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।